हेलो एंड वेलकम गाइस। टुडे आज हमारा टॉपिक है वीरास्वामी केस। अब ये टॉपिक की रेलेवेंस क्या है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बताना चाहूँगा। सबसे पहले वीरास्वामी केस वाज इन 1990s। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक जज थे जिनकी जिनके घर में बिकॉज ऑफ सम फायर इंसिडेंट, तो वहाँ पे कुछ कैश पाया गया, गुड अमाउंट ऑफ कैश लाइक इन करोर्स ऑफ रुपीज़ विच वॉज फाउंड। तो उसमें फिर अब तब से लेके देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन जुडिशरी, तो पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द करप्शन टू दैट पर्टिकुलर जज। तो उसी मामले में रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ने आज ही या कल ही उन्होंने कहा था कि विल हैव टू रिविजिट द वीरास्वामी जजमेंट। अब ये जजमेंट क्या है इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ समझेंगे। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज जजेस के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। क्या जजेस पब्लिक अथॉरिटी है अंडर पब्लिक जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1947 में, किस किस पोजीशन को, किस किस जज को या जजेस को या किसी और पोजीशन को हम पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे, पब्लिक सर्वेंट कहेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ों का सवालों का जवाब हमको इस वीरास्वामी जजमेंट में मिल जाएगा। All right. Later on, we will understand the case that is happening, जस्टिस वर्मा केस। अभी उनके खिलाफ किस तरह से कोर्ट ने अपना एक प्रोसेस शुरू किया था, ठीक है, इंक्वायरी प्रोसेस शुरू किया था पर्टिकुलरली। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ जजेस आर इम्पीच्ड, कि जज को रिमूवल का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से किया जाता है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड द वीरास्वामी केस। इन वीरास्वामी केस लेट्स अंडरस्टैंड कि ये केस आया क्यों, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड अ लैंडमार्क जजमेंट इन के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन 1991, फोकसिंग ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में जो एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। क्या ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जजेस पे लागू है कि नहीं है, इसी मामले के इसी चीज के बारे में या इसी को क्लियर करने के बारे में ये केस आया था। हुआ क्या था, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू करनी थी, इनिशिएट करनी थी, राइट। तो उस मामले में क्या हुआ, ही वेंट टू कोर्ट। उन्होंने बोला कि एज ए पब्लिक अथॉरिटी, एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मस्ट नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट मी because it will undermine the authority of the judiciary and it will undermine the independence of the judiciary. This was the case. All right. तो इस मामले में what he said was, as a constitutional functionary, he should be exempt from such prosecutions to preserve the independence of judiciary. Overall, उन्होंने कहा कि भाई मेरे खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का शुरू करना would undermine the independence of judiciary. The reasons he gave, since we are at the pedestal of delivering justice in our country, so we must be free from interferences from the other organs of the government, executive, legislature. तो इनसे हमको फ्री रहना है, तभी हम जो है हमारी इंडिपेंडेंस कायम रहेगी। दिस वॉज द केस, दिस वॉज द प्लिया ऑफ द जज, ठीक। लेटर द क्रक्स ऑफ द केस revolved around three pivotal questions. What were these three questions? पहला, whether the judge of Supreme Court or High Court falls under the definition of public servant as per Section 2 of the Prevention of Corruption Act. क्या जजेस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, जो डेफिनेशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दे रखी है। पहला क्वेश्चन था। सेकंड, whether such judges can be prosecuted for criminal misconduct under the act. क्या अगर ये पब्लिक सर्वेंट है, क्या इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इनिशिएट करना कर सकते हैं क्या इनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं क्या? सेकंड, थर्ड वन, अब अगर कर सकते हैं, ठीक है, हु वुड बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज मेंशन्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कि जजेस के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इनिशिएट किया जा सकता है प्रोवाइडेड दैट इज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, क्या है, कौन है जिसकी अनुमति से उसको इनिशिएट किया जा सकता है, जिसकी मंजूरी से उसको इनिशिएट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो दीज वर द क्वेश्चंस जो कोर्ट के सामने थे। इन क्वेश्चंस का आंसर कोर्ट को देना था। कोर्ट ने क्या कहा,
हाँ, जजेस of High Court and Supreme Court do come under the definition of public servant as per Section 2 of the Prevention of Corruption Act 1947. Judges do come under the definition of public servant. Judges are also public servants. तो इनके अगर ये public servants है तो इनके खिलाफ criminal proceedings को initiate किया जा सकता है. पहला आंसर इस केस में कोर्ट ने दे दिया. Second, well, however, the prosecuting them under Section 51E of the Prevention of Corruption Act mandates prior sanction of the competent authority as stipulated in Section 6 of the Act. इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास प्रायर परमिशन होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का. नाउ यहां पे हमको समझने की जरूरत है, जजेस को जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, प्रेसिडेंट इज द अथॉरिटी हु अपॉइंट्स देम. सो प्रेसिडेंट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन दिस केस एज वेल. कोर्ट ने इस मामले में इन्फ्रेंस क्या किया, उन्होंने बोला कि दो प्रेसिडेंट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एज वेल, मगर प्रेसिडेंट डज नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली बाय यूजिंग हिज माइंड और हर माइंड. रादर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको एडवाइस करने के लिए होता है, या तो वो पार्लियामेंट की सजेशन पे अपना काम करते हैं. तो इस मामले में अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करेगी, दैट मीन्स कि इसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस रहेगा. इनडायरेक्टली जो एग्जीक्यूटिव है उसका इन्फ्लुएंस रहेगा. ऑलराइट, तो कोर्ट ने क्या कहा कि इस मामले में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट द प्रेसिडेंट. हियर दो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बट इस मामले में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो अगर जजेस के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना है तो प्रायर परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी है. दिस वॉज ऑल द केस इज अबाउट. इससे क्या हो गया, जजेस गॉट इम्यूनिटी फ्रॉम, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सारे पब्लिक सर्वेंट्स पे था. जजेस पब्लिक सर्वेंट्स होने के बावजूद भी चीफ जस्टिस का परमिशन चाहिए होगा उनको उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए. तो इस सारे मामले की वजह से जजेस को थोड़ी इम्यूनिटी मिल गई. ऑलराइट, इसी इम्यूनिटी को अभी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि दिस केस मस्ट बी रिविजिटेड अगेन. ऑलराइट, प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने यह बात अभी आज ही की है कि इस केस में जो वीरस्वामी केस ने जजेस को इम्यूनिटी दी रखी है, इसको रिविजिट करना बहुत जरूरी है. व्हाई डिड वाइस प्रेसिडेंट सेड सो? बिकॉज अभी जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर पे एक फायर इंसिडेंट हो गया. तो फायर इंसिडेंट होने के बाद वहां पे जब फायर टेंडर्स गए तो वहां घर पे बहुत सारे जले हुए पैसे मिले. इट्स एस्टिमेटेड दैट देयर वर 15 करोड़ ऑफ रुपीज. 15 करोड़ रुपीज वर देयर. सो इतना सारा पैसा एक जज के घर से निकलना इटसेल्फ अमाउंट्स टू समथिंग. लोगों ने इस पे शक करने की कोशिश की, भाई ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल. जो चीफ जस्टिस, जो पुराने चीफ जस्टिस, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई. एक इंटरनल प्रोसेस होता है इंक्वायरी का, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बनाया हुआ है 1991 में, 92 में. एक खुद ही एक इंटरनल प्रोसेस है, मैकेनिज्म है उनका रेगुलेशन का, जजेस को रेगुलेट करने का, कि उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं, क्या किस तरीके की इंक्वायरी कर सकते हैं, किन किन बेसिस पे कर सकते हैं. एक इंटरनल मामला है कि इंटरनली वो कर लेते हैं. ठीक है, रिमूवल का प्रोसेस एक ऑल टुगेदर इज डिफरेंट. ये एक इनिशियल, ये इंटरनल इंक्वायरीज का जो कोर्ट का एक प्रोसेस है उससे करते हैं. तो वैसे ही जस्टिस संजीव खन्ना जो पुराने चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो है एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जिसमें 3 जजेस को बिठाया और बोला कि जस्टिस खन्ना के घर पे जो, जस्टिस वर्मा के घर पे, सॉरी, कि जो जस्टिस वर्मा के घर पे जो पैसे मिले, एक शक हो रहा है, लोग भी शक कर रहे हैं, लेट्स गेट इट इन्वेस्टिगेटेड. ऑलराइट, तो उन 3 जजेस की कमेटी ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की. इन्वेस्टिगेशन के बाद दे सेड कि दिस मैटर इन्वॉल्व्स, या दिस मैटर like deserves to be conducted a deeper investigation. That means उनको भी कुछ शक थे कि भाई पैसे आए कहाँ से, किसने रखे, क्यों, सब सारी चीज़ों के सवाल उनको जवाब उनको शायद नहीं मिले. That's why they called for a deeper investigation in the matter. तो इसी मामले को लेके फिर जस्टिस खन्ना ने अपनी उस कमेटी का रिपोर्ट
जो है गवर्नमेंट के हाथ दे दिया। दिस इज ऑल द केस इज अबाउट। ठीक है, तो क्योंकि करप्शन का मामला आ सकता है, देयर इज नो सब्सटेंस एज ऑफ नाउ, बट मे बी देयर इज अ करप्शन केस और मे बी नॉट, बट एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट द सिचुएशन ऑफ द केस इज अबाउट। अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने यह कहा कि क्या इस केस के चक्कर में क्या जुडिशरी पोल्यूट हो गई, हमको उन सारे सवालों का जवाब चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा लेट्स गो एंड रिविजिट द वीरस्वामी जजमेंट। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस। ओके, जजेस को रिमूव कैसे किया जाता है। ऑलराइट, दिस इज द इंटरनल इंक्वायरी ऑफ द मैटर, दिस वाज लाइक इंटरनली डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर उन्होंने ग्रॉस सबूतों के साथ वहां पे पाया, जो इंक्वायरी कमेटी है, अगर उन्होंने कुछ ग्रॉस वायलेशंस पाई वहां पे विद सबूतों के साथ उन्होंने कुछ चीजें पाई हो, तो दे विल गेट द मैटर, सेंड द मैटर टू द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो लोग फिर पार्लियामेंट में उसके खिलाफ रिमूवल की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 124 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने ये सारा पावर जजेस की अपॉइंटमेंट का, कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, सब पार्लियामेंट के हाथ में दे रखा था कि भाई पार्लियामेंट यू विल डिसाइड हाउ कितने जजेस, कैसे अपॉइंट किया जाए, कैसे उनको रिमूव किया जाए। तो इसी मामले में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बनाया था। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अंडर दिस एक्ट a detailed process of removal of judges have been mentioned। वो किस तरीके से होता है। पहला, अगर किसी जज के खिलाफ कोई इल्जाम है, सबूत प्रूवन है कि भाई इसने कुछ मिसकंडक्ट किया है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या he has got serious charges on him, उसके खिलाफ एक मोशन किसी भी हाउस में, राज्यसभा में या लोकसभा में लाई जा सकती है। अगर वो मोशन सही पाई गई तो चीफ जस्टिस, एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई और ज्यूरिस्ट, एमिनेंट ज्यूरिस्ट या कोई और तीसरा जज, एक 3 जजेस की कमेटी बनाई जाती है जो उस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उस कमेटी ने पाया कि हाँ जो इल्जाम है वो सही है, दुरुस्त पाए गए, देन द मोशन इज पास्ड इन द हाउस, राज्यसभा में और लोकसभा में। वो मोशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास की जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजॉरिटी से एक मोशन पास किया जाता है एंड देन दैट जज स्टैंड्स रिमूव्ड, इम्पीच्ड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट। तो इस पूरे केस के मामले में हमको ये 3 चीजें पता चली। एक, पहला कि वीरास्वामी केस क्या है। सेकंड, वाइस प्रेसिडेंट ने वीरास्वामी केस को रिविजिट करना है, ऐसा क्यों कहा। तीसरा, जजेस की रिमूवल का प्रोसेस क्या है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर टुडे गाइस, विल मीट अगेन।